देखिए, आज से पुनः कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी। यहाँ से एमसीक्यूज़ की क्लास भी होगी, ज्योग्राफी की भी होगी और हिस्ट्री की क्लास भी यहाँ से आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करें, जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। अभी हम इस सेशन में बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी में प्यारे विद्यार्थियों, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे पूर्व में, वो था हमारा भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में भी हम लगभग लगभग अपन बात कर चुके थे मरुस्थलीय प्रदेश की, और उसके दो भाग हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक था शुष्क मरुस्थल और एक था अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो आज हम इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। एक बार जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। आज से पुणे यहाँ से आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करें, जल्दी से लाइव हो जाए। अभी हम इस सेशन में बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी में प्यारे विद्यार्थियों, हम जिस टॉपिक की बात, चलिए आ जाए, लाइव आ जाए। एक बार जल्दी से जोड़ ले साथियों, सभी को शेयर भी कर दे क्लास को। आज से मैं आपको क्लास का शेड्यूल भी बताने वाला हूं, अपना आगे का क्या शेड्यूल रहने वाला है, सारी बातें अपन करेंगे। देख लेता हूं मैं क्लास आपकी चली या नहीं चल रही है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपन। राजस्थान में भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, और भौतिक प्रदेश में बात कर रहे थे अपन पश्चिमी मरुस्थल की। देखिए, हम पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इसके दो भाग हमने किए थे, एक था शुष्क मरुस्थल और एक था अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए, इधर था अपना शुष्क मरुस्थल और एक था अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। दो भागों में हमारे राजस्थान के मरुस्थल को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अब इन दोनों में से हम बात कर रहे थे कि यहां पर इस वाले को हम पहले पढ़ना शुरू करेंगे, और इसके भी दो भाग थे। इस पर देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल कितना आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल आता है वो क्षेत्रफल आता है 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। शुष्क मरुस्थल कितने पर फैला हुआ है? 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में है। और अर्ध शुष्क का क्षेत्रफल कितना आता है, तो याद रखना, इसका क्षेत्रफल आता है 75,000 वर्ग किलोमीटर। 75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,00,000 वर्ग किलोमीटर और 75,000 वर्ग किलोमीटर दो प्रमुख भाग हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों इनके। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे शुष्क मरुस्थल के बारे में, कि राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थल पाया जाता है, उस पश्चिमी मरुस्थल के दो भाग किए गए हैं। एक तो शुष्क मरुस्थल में बांटा गया है और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटा गया है। जो शुष्क मरुस्थल हैं उसके बारे में क्या जानकारी है, इससे संबंधित हम बात करते हैं। देखो, पहली हम बात करेंगे शुष्क मरुस्थल। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में पूरी डिटेल से बताया भी है, थोड़ा सा गैप होने की वजह से अभी आपको समझ नहीं आएगा।
अगर आप पूर्व की जो क्लास है इससे उसको आप देखते हो तो यहाँ से आपको समझ में क्लियरली आने वाला है। देखिए हम शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं और शुष्क मरुस्थल राजस्थान के जो बड़े जिले हैं उन बड़े जिलों के अंदर ये फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल अर्धशुष्क मरुस्थल से कम पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थल का क्षेत्रफल देखा जाए राजस्थान में तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल मरुस्थल फैला हुआ है। उनमें से शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर और अर्धशुष्क का आता है वो आता है 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों कि यहां पर ये जो आपका शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल की क्या जानकारी आती है। देखो इसका जो विस्तार है वह विस्तार आता है आपके कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में देखना चाहेंगे। देखो इसमें सबसे बड़ा जिला आता है आपका जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद इसमें एक जिला है जिसका नाम है जोधपुर, जो कि अभी नया इससे एक जिला बना है, वो बना है जोधपुर ग्रामीण। इनके बाद अगर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो यहां पर बीकानेर भी शुष्क मरुस्थल के अंदर शामिल है। बीकानेर के बाद देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो इसके अंदर फलोदी, फलोदी के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद इसमें कुछ हिस्सा आपके श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग आता है और हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब यहां से मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब भी हम बात करते हैं मरुस्थल की तो काफी यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न क्या हो जाते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए शुष्क मरुस्थल में एक्चुअल में जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु कौन सी पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल में याद रखना है शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु है तो शुष्क मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ की वर्षा के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है तो शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा होती है वह वर्षा यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 0 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है वर्षा होती है। अगर यहाँ से प्रश्न आ जाए आपके कि मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो याद रखना यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं तो याद रखना फसलों में मूंग, मोठ, उड़द और ज्वार, बाजरा, ये यहां की प्रमुख फसलें हो जाती हैं। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलेगा। और अगर यहां एक चीज देखी जाए कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो याद रखना इसका विस्तार शुरू होता है आपकी जो रेड क्लिफ रेखा है उस रेड क्लिफ रेखा के सहारे से लेकर जो बाड़मेर का हिस्सा आता है वहां तक इसका विस्तार माना जाता है। कच्छ का रण गुजरात से पाकिस्तान की सीमा के सहारे दक्षिणी पंजाब तक की हम बात करें तो इसका विस्तार माना जाता है। अब यहां पर और अगर हम बात करें कि सर ये शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल के अंदर वनस्पति कौन सी पाई जाती है। चलिए यहां पर वनस्पति की जब भी बात आए तो प्यारे विद्यार्थियों वनस्पति पाई जाती है जीरो फाइटर। इसी को हम कहते हैं मरुदबिद वनस्पति। शुष्क मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है तो उसे कहते हैं जीरो फाइटर या फिर मरुदबिद वनस्पति के नाम से हम जानते हैं। फिर प्रश्न आए यहां से कि कोपेन का कौन सा वर्गीकरण है। यहां पर कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन ने इस भाग के लिए कौन सा वर्गीकरण दिया है तो आपको याद रहना चाहिए कि यहां पर जो वर्गीकरण दिया गया है बताए मुझे BSHW है या फिर BWHW है। यहां का वर्गीकरण क्या किया गया है यह आपको कमेंट करके बताना है।
चलिए यहां पर जो वर्गीकरण आता है वह आता है BW HW। अगर यहां पर मिट्टी के प्रकार के बारे में पूछा जाए कि वैज्ञानिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना वैज्ञानिक जो मिट्टी है, वैज्ञानिक मिट्टी। अच्छा, यहां पर वैज्ञानिक मिट्टी भी पाई जाती है। मिट्टी के 5 प्रकार बताए गए वैज्ञानिक प्रकार। उनमें से जैसे हम बात करें एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्पीसॉल्स और है वर्टिसॉल्स। तो यहां पर कौन सी वनस्पति जो है आपके वैज्ञानिक प्रकार में मिट्टी पाई जाती हैं, उसके बारे में आपको यहां से काफी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है एरिडोसॉल्स। एरिडोसॉल्स, एरिडोसॉल्स मिट्टी यहां पर पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। इस मरुस्थल को जो अलग करती है वह वर्षा रेखा कौन सी? शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली वर्षा रेखा, शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली रेखा, शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली रेखा वर्षा रेखा है। उस वर्षा रेखा का नाम हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। देखिए यहां पर इसका आंसर होता है 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। चलिए 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है? इन दोनों को अलग करती है। अब हम बात करें शुष्क मरुस्थल के कितने भाग बताए गए हैं, तो याद रखना है कि शुष्क मरुस्थल के भी 2 भाग किए गए हैं। शुष्क मरुस्थल के भाग, शुष्क मरुस्थल के 2 भाग बताए गए हैं। एक भाग का नाम है अर्धशुष्क आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। एक हो जाता है आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक हो जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। 2 प्रकार इसके बताए गए हैं। एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखो बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है युक्त प्रदेश है वह आता है 58.5% और बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश आता है वो आता है 41.5%। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है। दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए इनमें से हम पहला पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। हम चर्चा करेंगे पहला बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो ऐसा प्रदेश जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो कुल कितना क्षेत्र है, तो कुल क्षेत्र हो जाएगा आपका इसमें 41.5%। ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, ऐसा क्षेत्र
जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, स्तूप नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहां पर हम पॉइंट नंबर पहला पढ़ेंगे हमादा। हमादा क्या है? दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र। इसमें तीन चीजें पढ़ी जाती हैं, हमादा, आकलवुड फॉसिल पार्क और है लाठी सीरीज क्षेत्र।